नमस्कार सभी को। मेरा नाम डीआरजे सिंह। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ एग्जीक्यूट कोड विद डीआरजे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा करा, उसमें हमने कंपाइलर की डेफिनेशन के बारे में, इंटरप्रेटर की डेफिनेशन के बारे में, असेंबलर की डेफिनेशन में के बारे में, और वो किस प्रकार काम करते हैं, उनका फ्लो क्या होता है, वो कैसे सोर्स कोड से को लेकर के कैसे वो डेस्टिनेशन यानी मशीन कोड तक पहुंचते हैं। तो एक फ्लो को हमने समझा। जिन्होंने वो वीडियो मिस किया है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर के वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जा करके उसे देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर में इंटरप्रेटर में और असेंबलर में क्या डिफरेंसेस है। तो ये सब सारी चीज़ें हम देखने की हम कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक का जो हेडलाइन लिखा है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर वर्सेस असेंबलर। तो इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स जो है वो हमने डिनोट करा है कि हम पैरामीटर्स के आधार पे जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच में डिफरेंसेस जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला है जो पैरामीटर, उसमें हम लोग रखे हैं कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन पैरामीटर के हिसाब से इन सभी में क्या डिफरेंसेस है। तो कंपाइलर जो होता है कन्वर्जन के हिसाब से इसको कहा जाता है कि ये प्रोग्राम जो होता है ये प्रोग्राम डेवलप कोड को बाइनरी कोड में या तो मशीन कोड में बदलता है। ठीक है, ये है हमारा कंपाइलर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। उसमें आपका कहना आप समझ रहे हो कि कंपाइलर तो जाकर के असेंबली कोड में जो है वो जनरेट करता है, असेंबली लैंग्वेज में सारी चीजें जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे आपने मशीन कोड लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मशीन कोड लिखा है क्योंकि असेंबलर जो है वो इनबिल्ट होते हैं कंपाइलर के अंतर्गत। तो वो इनबिल्ट होने की वजह से क्या होता है, जो डेवलप्ड कोड होते हैं, जो हमारे कोड्स होते हैं जो हम लिखते हैं, उस कोड को डायरेक्टली हमने वहां पे कर दिया कि ये मशीन कोड में जनरेट करता है, यानी मशीन कोड में जो भी सोर्स कोड होते हैं उसको मशीन कोड में बदल देता है। यहाँ पे हमने कंपाइलर की जो फ्लो बताया था, तब उसने हमने असेंबलर के वर्क को बताया था जो इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, तो खैर ये सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दी है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरप्रेटर में। ये इंटरप्रेटर में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेम एज कंपाइलर, यानी कंपाइलर की तरह ये भी काम करता है। ये भी क्या करता है, ये जो भी प्रोग्राम डेवलप्ड कोड है, यानी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जो भी कोड्स लिखते हैं, या प्रोग्राम बोल दो या तो कोई भी टूल्स बोल दो, सॉफ्टवेयर टूल्स बनाने के लिए जो भी हम कोड लिखते हैं उसको बाइनरी कोड में या तो मशीन कोड में जनरेट करता है। ये बाइनरी कोड में बार बार अभी यहाँ पे ये आएगा। तो बाइनरी कोड का मतलब होता है ये बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरी होता है इस कन्वर्जन में। क्या होता है कि बाइनरी कोड के जरिए ही जो होता है कोड जो होता है, बाइनरी कोड, मान लो कि कोई भी एक सोर्स कोड, लंबी चौड़ी सोर्स कोड वो बाइनरी कोड में बदल गई, और उसी बाइनरी कोड के जरिए वो दूसरे किसी भी सिस्टम में, मान लो एक कंप्यूटर में आपने लिखा, उसमें सारी चीजें कोड डिकोड हो गया। अब जब उसको आप दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करते हो तो वही बाइनरी कोड जो होता है वहां पे वैल्यूएबल होता है, एसेंशियल होता है, जो उसको उस कोड को दूसरे सिस्टम में रनेबल मोड में आने के लिए, या तो एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो चलाने के लिए मतलब काम में आता है। यानी बाइनरी कोड जो होता है बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगर कोड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बाइनरी कोड की वजह से ही जो कोड्स होते हैं मशीन इंडिपेंडेंट बन पाते हैं। ठीक है, अब हम इंटरप्रीटर के बारे में हम बोला कि मैंने कि ये भी कैसे क्या होता है, कंपाइलर की तरह ही काम करता है। कंपाइलर जैसे कि कोड को मशीन कोड में बदलता है, ये भी जस्ट लाइक वैसे ही होता है। लेकिन अब असेंबलर की बात करें तो ये डायरेक्टली सोर्स को, ये डेवलप्ड कोड को जो होता है वो डायरेक्टली नहीं बदलता। इसको ना जब भी ये कन्वर्जन करेगा तो ये जब भी कन्वर्जन करेगा तो इसको सारी चीजें किस रूप में चाहिए, असेंबली लैंग्वेज के रूप में चाहिए। जब असेंबली लैंग्वेज मिलेगा तभी वो उसको मशीन लैंग्वेज में या तो बाइनरी कोड में बदल पाएगा। तो एक यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता चला असेंबलर के बारे में कि डायरेक्टली ये डेवलप्ड कोड को ना बदल करके किसको बदलता है, ये असेंबली लैंग्वेज के असेंबली कोड्स जो जनरेट होते हैं कंपाइलर के द्वारा
वो उसको बदलता है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा पैरामीटर है वो हमारा है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब उसको जो कहीं भी आप स्कैनर मशीन में क्या करते हो, पिक डाल दिए तो उसको ऊपर से लेकर के टॉप टू बॉटम जितने भी उसकी हाइट वेट है उतने को सभी को वो मेजर करके डिस्प्ले कर देता है आपके सिस्टम में। तो उसी तरह से स्कैनिंग है, तो अभी यहाँ पे भी कोड का स्कैनिंग करता है, ये तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम बिफोर कन्वर्जन, यानी जितने भी सोर्स कोड लिखे होते हैं इस सारे सोर्स कोड को एक बार स्कैन करता है कौन, कंपाइलर। इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी किया कि होल कोड को एक बार वो चेक करेगा कि इसमें कहीं एरर है कि नहीं है। तो खैर हम लोग चलो और आगे इसमें हमने पैरामीटर्स रखे उसमें हम इसको और क्लियर करेंगे। तो सारे क्या करता है, पूरे जितने भी कोड होते हैं, जितने भी कोड आप 10 लाइन का लिखो, 15 लाइन का लिखो, 20 लाइन का लिखो, तो सारे कोड्स को एक बार क्या करता है, एक ही बार में उसको स्कैन करता है। कब, किसके पहले, कन्वर्जन के, यानी उसको जो है मशीन कोड में बदलने के पहले। क्या है अब इंटरप्रीटर के बारे में क्या है, इट स्कैन्स या ट्रांसलेट बोल दो द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, यानी ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है या स्कैन करता है पूरे प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन, यानी लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को पढ़ता है, चेक करता है, और अगर एरर है तो उसी समय देता है। खैर एरर वाला जो पैरामीटर है वो बात इसके बाद है। ठीक है, अभी क्या कहता है, ये स्कैन सोर्स कोड या तो असेंबली कोड, यानी ये असेंबली कोड यानी सोर्स कोड यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे ऑब्लिक असेंबली कोड मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया कि डायरेक्टली प्रोग्राम डेवलप कोड को ये नहीं बदलता, ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज इसको मिलती है, असेंबली कोड मिलेगा तभी ये कन्वर्जन के लायक होता है, तभी ये कन्वर्जन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है कि ये सभी सोर्स कोड को क्या करता है, वन बाय वन जो है वो बदलता है, लाइक इंटरप्रीटर तो लाइन बाय लाइन, लेकिन इसमें वन बाय वन करने का मतलब होता है इसमें कुछ फेजेस बनते हैं। वो फेज बनेगा तो वो फेज जब सर्व हुआ तो फेज को पहले डिकोड करेगा, उसके बाद फिर दूसरा फेज बनता है, दूसरा एक कहा जाए तो हाँ फेज ही बोल सकते हैं। दूसरा फेज मतलब मान लो कि पूरा कोड है तो कोड को बहुत सारे फेजेस में बांट दिया गया, मान लो 10 लाइन का कोड है तो मान लो कुछ फेजेस इसमें है, कुछ फेजेस इसमें है, उसके बाद ये अगर पहले मिला तो इसको पहले चेक करेगा, उसके बाद ये दूसरे वाले फेज पे जाएगा। तो ये काम करता है हमारा असेंबलर। अब आते हैं हमारे एरर डिटेक्शन में। ठीक है, एरर डिटेक्शन क्या है कि फुल एरर रिपोर्ट। फुल एरर रिपोर्ट क्यों देता है फुल एरर रिपोर्ट, ऑब्वियस है कि जब ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करेगा तो ऑब्वियस है कि पूरे स्कैनिंग में यानी पूरे जो प्रोग्राम को स्कैन करेगा तो फुल एरर रिपोर्ट आएगी, पूरे प्रोग्राम में कितने एरर्स है वो आपको निकाल करके देगा। ठीक उसी तरह से इंटरप्रीटर क्या है, डिटेक्ट एरर लाइन बाय लाइन, यानी ये लाइन एक लाइन को चेक करेगा और उसमें एरर है तभी वो डिटेक्ट करके बताएगा कि एरर है, नहीं तो ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाएगा। यानी एक एक लाइन को ये चेक करेगा इंटरप्रीटर, अगर उस पार्टिकुलर लाइन में कोई एरर है तो उस बताएगा, नहीं तो फिर वो दूसरी लाइन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन का कोड है तो इंटरप्रीटर क्या, कंपाइलर क्या किया, पूरे लाइन को चेक किया और जितने भी एरर है पूरे कोड में वो बता दिया। इंटरप्रीटर का क्या है कि एक लाइन चेक किया, अगर इसमें एरर है तो बताएगा, नहीं तो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, इसमें एरर है तो बताएगा, नहीं तो फिर तीसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरप्रीटर काम करता है। असेंबलर क्या है, तो डिटेक्ट एरर इन फेजेस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फेजेस, यानी यहाँ पे मान लो दो लाइन का एक अलग फेज बना है, दो लाइन का अलग फेज बना है, तो अगर पहले के दो लाइन सर्व किए गए हैं, पहले के दो लाइन असेंबलर को मिले हैं, तो पहले वो दो लाइन में वन बाय वन चेक करेगा, अगर वो दोनों में एरर है तो वो उसको जब तक ठीक नहीं करेगा तब तक वो दूसरे फेज में जाएगा। पहले दो लाइन में जो एरर है, नहीं तो फर्स्ट फेज में अगर दो लाइन है तो उस दो लाइन में जो भी एरर है उसको वो ठीक करेगा, उसके बाद वो सेकंड फेज में इंटर करेगा। तो वहां पे मैंने लिखा है कि डिटेक्ट एरर इन फेजेस आफ्टर फिक्सेशन सेकंड फेज स्टार्ट, यानी जैसे ही पहला फेज का जो एरर है वो ठीक हो जाता है तो वो दूसरे फेज में इंटर करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम अब हमारा लास्ट पैरामीटर है। तो एग्जीक्यूशन टाइम में हमने कहा है कि लेस एग्जीक्यूशन टाइम कंपैरिजन टू एन इंटरप्रीटर, यानी एक इंटरप्रीटर की अगर बात करें तो उससे कम समय लेता है। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोग्राम को एक बार जो है वो स्कैन करता है या चेक करता है वो, तो इस वजह से इसकी जो टाइमिंग है इंटरप्रीटर से कम है। ठीक उसी तरह से इंटरप्रीटर के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि मोर एग्जीक्यूशन टाइम देन कंपाइलर। ऑब्वियस है कि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो लाइन बाय लाइन चेक करने में और एरर अगर आप निकाल के दे रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम तो ज्यादा लगना ही है, क्योंकि ये
इससे ज्यादा डेप्थ स्कैनिंग करता है इंटरप्रेटर। अब आते हैं हमारा असेंबलर की ओर। तो असेंबलर क्या है, इसका भी वही कहना है कि ये भी जो है मोर एग्जीक्यूशन टाइम देन कंपाइलर, यानी इसमें भी, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें भी फेजेस होते हैं। अब एक फेज में जब पहले चेक करेगा फिर दूसरे फेज में जाएगा, तो ऑब्वियस है कि कंपाइलर से ज्यादा टाइम असेंबलर को भी लगना है। तो इस तरह से हमने जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के डिफरेंसेस के बारे में जाना है। अभी ये चीज शायद आपको लगे कि बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप आगे जाते हो तो इसके कंपाइलर के बारे में आपको एक बुक मिलेगा, इसके बारे में पढ़ना है, कैसे ये काम करता है इसके बारे में पढ़ना है, कैसे नेटिव कोड जनरेट करता है। तो ये एमसीए लेवल की मैं बात करूं तो वहां पे इसको आपको डेप्थ पढ़ना है, और कहीं ना कहीं हमारे नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो बनेगी तो उसमें हम लोग इसको और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ जरूर। इसके एग्जाम्पल से कुछ C++ को मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पाइथन है, यहाँ पे GNU नाम का एक है असेंबलर है, GNU असेंबलर है, इसको हमने रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा, इससे तो भली बात ही आप लोग वाकिफ हो गए। GNU जो है इसको कैश के नाम से भी जाना जाता है, GS के नाम से भी जाना जाता है। और GNU जो है ये जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही, वही पर्पस से ये जो है वो डेवलप किया गया था। इसको GNU असेंबलर भी बोला जाता है, और ये स्टैंड होता है, यानी अगर हम यहाँ पर लिख दें GNU बोला जाए तो यहाँ पे होता है GNU नोट यूनिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ बताया GNU नोट यूनिक्स, यानी यहाँ पे स्टॉकिस S लगता है, यानी GNU स्टैंड्स फॉर होता है GNU's नॉट यूनिक्स, यानी इसका नाम ही है ये। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म यही होता है, और इसके बारे में ब्रीफ करना अभी मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो में इसको बताना सही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आप लिखोगे तो मैं इसके बारे में भी एक स्पेशल बता सकता हूँ, एक स्पेशल वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये जिसमें इसको डेवलप किया गया था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि ओपन सोर्स यानी फ्री में अवेलेबल कराया ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, क्योंकि उस समय यूनिक्स का हॉट चल रहा था। तो यूनिक्स उस समय जो है पब्लिकली फ्री अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सी का उस समय इंप्लीमेंटेशन हुआ था। तो सी के इंप्लीमेंटेशन की पहले की बात है ये। तो जिस समय सी का इंप्लीमेंटेशन हुआ यूनिक्स में, तो यूनिक्स उस समय एक्सपेंसिव हुआ करता था। हालांकि बाद में टाइम टू टाइम ऐसी चीजें होने लगी, क्योंकि ये सबसे पहले जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थे, क्योंकि ये सारी चीजें जो थी असेंबलर के थ्रू हैंडल की जाती थी। लेकिन जैसे ही कंपाइलर आया था तो ये चीजें बहुत ही आसान होने लगी थी। तो उस समय यहाँ पे GNU जब असेंबलर जो बना था, तो GNU असेंबलर का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इसको फ्री में अवेलेबल कराया, यानी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स करने का ही मतलब होता है फ्री में। तो यहाँ पे हमने इसको एग्जांपल GNU रखा हुआ है असेंबलर का। बाकी C++, पाइथन, ये सबसे तो आप लोग भली भांति वाकिफ है। आने वाले प्लेलिस्ट में हम लोग C++ भी शुरू करेंगे, पाइथन भी शुरू करेंगे, कोर जावा भी शुरू करेंगे। तो हमारा ये जो है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि जर्नी जो है बहुत ही लंबी होने वाली है। बस आप लोग हमारा हम मेरे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स जो है वो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।